वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं वापस ओसीएम के इस क्वेश्चन के साथ जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कुछ स्टेटमेंट को। दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस किए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बच्चों ने उसे अप्रिशिएट किया, कुछ बच्चों को थोड़े बहुत डाउट थे कि सर कितने पॉइंट्स को हम लिखे करके क्या करें। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड को क्या एक्सपेक्टेड है। आपको पहली बात तो एनी 2 लिखने हैं आउट ऑफ 4। तो सर चलो यहाँ पे अच्छी बात है करके राइट, अपने मार्क्स तो सब बन जाएंगे। और क्या कहा है ध्यान दो, in the answer to each sub question write minimum 4 point with subtitle, write to the point explanation, underline subtitle given below। तो सर क्या है, एक तो आपको सब टाइटल जहां जहां पे अवेलेबल है वहां पे दे दो। अगर अवेलेबल नहीं है तो इंपॉर्टेंट वर्ड को कुछ अंडरलाइन कर देना, जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग हो गया है, क्या बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है करके, राइट। ये एक सजेस्टेड आंसर है। तो दोस्तों 3-4 लाइन लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये दिमाग में मत रखो कि सर आप जो हमें आंसर बता रहे हो उतना किया तो मार्क्स मिलेंगे क्या। देखो, अब तक अगर आपने कोई और चीज फॉलो की है अच्छे से उसको लर्न करो, या फिर ये आपको आपके टेक्स्ट बुक का जो फॉन्ट है जिस हिसाब से अपनी टेक्स्ट बुक बनी है, बट ऑब्वियस वहां पे आंसर बड़े दिखेंगे। आपका डाइजेस्ट यहाँ पे वो दिखने के लिए 1 लाइन दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब आप खुद लिखोगे तो 2 लाइन में कन्वर्ट होने ही वाला है। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार ट्राई करके देखो। जितना एक्सपेक्टेड आंसर है उतना मैंने दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मालिक आप कोई भी चीज का टेंशन मत लो, सब चीज आराम से होने वाली है। अगर एग्जाम आगे भी जाता है तो भी हम जो हमारा फ्लो है वो हमें तोड़ना नहीं है। आई होप आप सबने कॉन्फिडेंस बूस्टर देख लिया होगा। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट आए और हम यही चाहते हैं कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और जो एक्चुअल आपका कैपेबिलिटी है, जो एक्चुअल आप हो, वैसा रिजल्ट आप लेके आओ, राइट। अपने आप को कभी भी कम मत समझना दोस्तों। चलो सर पॉइंट पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहां पे रह गए और हर बात का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। जो दोस्तों जस्टिफाई द फॉलोइंग में अब हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, जस्टिफाई करो। और दूसरा एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ इनोवेटर। ठीक है, दोनों को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन सर कुछ लॉजिक की बात कर रहे थे। मालिक 8 चैप्टर है ओसीएम में। कितने चैप्टर है? 8। इसमें से ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर जो 3 है वो 5 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन भी 5 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वर्स्ट सिनारियो में अगर कोई चैप्टर छोड़ना है मतलब सिर्फ 1 टाइम रीडिंग कर ली, तो ये वाला एक चैप्टर होगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन बैंक के जस्टिफाई में अगर आना होगा तो इन दोनों में से अगर एक क्वेश्चन कोई आ सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये कब सभी चीजें पढ़नी, हमको कुछ भी छोड़ना नहीं। लेकिन भाई अब क्या करें, डू और डाई सिचुएशन है किसी के लिए, तो उससे फर्स्ट जब लेक्चर देख रहे हो यहीं पे होना चाहिए। मालिक समझ में आया? यस सर। चलो आंसर लिखते हैं और मेरे साथ ही लर्न करने का ट्राई करो। ये पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। Point 1 सर, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। क्यों? लॉजिक, एन एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। सर पहले लाइन में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। क्यों सर? उसको कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, बिकॉज सर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के साथ, कम्युनिकेट करना पड़ता है जो उससे सप्लाई कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहे सप्लायर्स के साथ, जिनको उसने उधार दिया है क्रेडिटर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, बहुत सारे लोग, इसलिए उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। मालिक पहला पॉइंट लर्न हो गया क्या एवरीबॉडी? यस सर। पॉइंट नंबर 2, he must be able to express his ideas and strategy effectively in order to succeed।
सर जैसे हमको कुछ कुछ लोगों का रहता है ना कि दिल में तो दिमाग में बहुत आइडिया रहती है, बहुत अच्छे मतलब उनके एकदम तोड़ स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन सिर्फ बताते नहीं आती, एक्सप्लेन नहीं करते आता मालिक। तो क्या फायदा अगर आपके पास, और बहुत बार होता है टीचर ने कभी ना, सुनो आपको सवाल पूछा जाता था तो 100 में से बोलता ना कि 10-15 बच्चे को तो आंसर आता ही है, लेकिन ना वो डरते भाई कैसे बोले, हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो ये चलेगा क्या एज एंटरप्रेन्योर ऐसे बिहेवियर? नहीं सर, आपको तो कट थ्रोट कंपटीशन में हमेशा आगे ही रहना चाहिए। तो आपके जो आइडियाज है, आपके जो स्ट्रेटेजीज है, वो अपने टीम को बताते आने चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। मालिक 2 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो भी अच्छे से ही करो। क्या एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, सो आप लिख देना कस्टमर, सप्लायर, क्रिएटर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। दूसरा, ही मस्ट be able to express his ideas and strategy किसके साथ effectively in order to क्योंकि वो सक्सेस हो। Point number 3, the entrepreneur also has to motivate the employee so that business grow overall। दोस्तों मैं ही आपके सामने आ गया, राइट? सपोज अमोल का सर एंटरप्रेन्योर है, मैं आपके साथ आया, एकदम मरे जैसे ऐसे खड़े रहा, बोलूंगा एंटरप्रेन्योर हैज आल्सो मोटिवेट इट नेसेसरी दैट। हाँ बोले साला क्या बोर हो रहा है? मैं ही अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा तो क्या आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाओगे? नहीं सर। अगर आपको चीजें समझी ही नहीं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया ही नहीं, तो सर ना आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ना IKCA का नाम होगा। दोस्तों कुछ चीजें हमको एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ करनी पड़ती है, और उनमें से वन ऑफ द चीजें जो आपके पास स्किल होना चाहिए वो कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट आपने बता दिया, द एंटरप्रेन्योर has to motivate the employees so that business grow overall, and it is necessary that there is a proper understanding between sender and receiver of message। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए सर? अच्छा होना चाहिए कि सेंडर ने जो, देखो क्या, it is a necessary that there is a proper understanding between sender जो भेज रहा है and receiver of the message। आपने गलती से कुछ मैसेज भेजा और सामने वाले ने क्या किया, उसको मिस इंटरप्रेट किया। 2 करोड़ का डील होने वाला था मालिक, और क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो डील कैंसिल हो गया। नुकसान किसको हुआ? आपको ही। एंड लास्ट वन, हिंस द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। आंसर खत्म। ओके सर 10 सेकंड लो, 10 सेकंड। क्या 10 सेकंड में रिवाइज होगा? सब मेरा साथ दो, हम सब साथ में कर लेंगे। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। जस्टिफाई। सर पहला, एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स, कस्टमर, सप्लायर, क्रिएटर, एम्प्लॉय। ही मस्ट बी एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू सक्सीड। तीसरा, एंटरप्रेन्योर हैज टू मोटिवेट एम्प्लॉय सो दैट क्या बिजनेस ओवरऑल ग्रो करेगा। देन इट इज नेसेसरी दैट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज, एंड इसीलिए उसको क्या चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेटर होना जरूरी है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक का, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ इनोवेटर। क्या कहा? इनोवेटर। लेकिन सर लिखे क्या? नए शोध उसने लगाने चाहिए, नए आइडियाज उसके पास होने चाहिए, लेकिन सर कैसे लिखे? तो ये रहा इसका आंसर। सबका ध्यान, कंसंट्रेशन 1001 तक के यहां पे होना चाहिए, जो इधर उधर भटक गए यहां पे ध्यान दो मालिक। चलो पहला पॉइंट, सर द एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मींस एंड प्रोडक्शन। ओके, ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सर अगर आप लोग ध्यान दो, नोकिया एक जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे था कि फोन अगर है तो नोकिया है, एक बोल रहा है कि वन हैंड मोनोपोली चला रहा था। मतलब आप अपने दादाजी वगैरह को पूछो, जब फोन आए थे नए तो नोकिया, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सर समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया, एंड्रॉइड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने विंडोज पे ही रह गए। मालिक क्या हुआ पीछे, मतलब बाद में आने वाली कंपनी वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये जो कंपनी हो गया, रेडमी जो MI का फोन है, ये लोग बाद में आए। उन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया। लोगों को क्या लग रहा था, वो फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन नोकिया ने बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया। सर एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने इनोवेटिव सोचना चाहिए था, उन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए था, कुछ नई चीज लेके आनी चाहिए थे। समझ रही है क्या मालिक? तो इसीलिए ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब क्या? देखो पहले 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा नहीं हुआ करता था, लेकिन सर जैसे इंडियन मार्केट में बाहर के जो नए मोबाइल मैन्युफैक्चरर आए, वीवो, ओप्पो, मुझे जितना याद है 20 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट वो भी इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों सेल्फी फोन खरीदने लगे। देखो क्रेज कैसे, मतलब क्या इनोवेशन लाया। पहले तो सिर्फ बैक हुआ करता था, फिर फ्रंट कैमरा, उसमें भी उसका मेगापिक्सल बढ़ा दिया, राइट? तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग अगर आपको डेवलप होना है। पॉइंट नंबर 3, द कस्टमर आर सेटिस्फाइड ओनली व्हेन द न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस। जो
आईफोन यूज करते हैं मालिक, ऐसा एक क्रेज है आईफोन का, तो आईफोन 10 बंदा लेता है ना, तो कुछ साल बाद उसको लगता है यार क्यों नहीं आईफोन 11 आ रहा है, 11 लिया तो क्यों नहीं 12 आ रहा है करके, तो वो कंटिन्यूस एक्सपेक्ट करता है कस्टमर की कुछ नई चीजें आए और मुझे क्या हो, बेनिफिट मिले। तीसरा पॉइंट, कस्टमर आर सेटिस्फाइड ओनली कब, व्हेन न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस। 3 पॉइंट हो गए मालिक, लर्न करने हैं। सर पढ़ाई देखो, जो आप पढ़ते हो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, पढ़ो मत, याद हो रहा है क्या ये देखो। पढ़ तो आप 10 घंटे रहे हो, अगर वो रिकॉल नहीं हो रहा है मालिक तो क्या काम का, थोड़ा पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो। 3 पॉइंट याद आ रहे हैं एवरीबॉडी। चलो जस्टिफाई, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। क्या, इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स इन प्रोडक्शन। दूसरा, मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तीसरा, कस्टमर आर सेटिस्फाइड ओनली व्हेन न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस। चौथा पॉइंट, इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट अराइज इन बिजनेस। एंड लास्ट वन, हेंस दैट एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। सर इतना लिखे तो मार्क्स मिलेगा क्या, हमको डाउट ही लग रहा है। भाई तुमने जो एक्स्ट्रा पॉइंट किए होगे तुम्हारे वो भी लिख दो, नहीं तो डूबते को तिनके का सहारा। सर इतना लिखा तो मार्क्स तो जाएंगे नहीं, क्योंकि और क्या जस्टिफाई करोगे, कितना करोगे, 2 ही क्वेश्चन लिखने सर, तो उसमें आपको कितना भी अगर फेक आउट 2 द पॉइंट आंसर बोला है तो आप सिर्फ फेक तो नहीं सकते ना। समझ में आ रहा है, भरोसा रखो, पढ़ो अच्छे से, जितना कर रहे हो उतना शिद्दत से करो, नहीं तो सर कुछ भी हम लोग ना 15 के या जितने भी 40-50 आंसर करेंगे बड़े बड़े और एग्जाम में एक भी याद नहीं आ रहा है, क्या फायदा मालिक। सब याद आएगा, आपको जितना बताया जा रहा है उतना करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है आप फ्री हो, लेकिन सर और मैडम इतना तो करो ही, इसके बाद जितना लिखना है आपकी मर्जी, लेकिन इससे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमने चैप्टर नंबर 1 किया, 2 किया, आगे के बीच 3 भी कर लिया, अब हम आते हैं मालिक चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जस्टिफाई। क्या 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 सर, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। सर क्या यहाँ पे टाइप्स लिख दे क्या सर, वेयर हाउसिंग क्या, हमने तो बहुत भारी से लर्न किया था। क्या सर, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, फलाना वेयर हाउस, देखना वेयर हाउस, क्या क्या नहीं किया सर, हमने सब लर्न किया। लेकिन सर क्या ये आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या। उन्होंने क्या कहा, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। आंसर आपको लिखना है सर, देखो कैसे, एवरीबॉडी जस्टिफाई हम कर रहे हैं सर। Warehousing is a group activity connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption। तो जब से प्रोडक्शन हो रहा है और जब कंज्यूम होगा, इसके बीच में गुड्स को कहीं ना कहीं रखने पड़ेगा जब तक डिमांड नहीं होता। तो क्या था सर, पहला लाइन लर्न करते समझते सबका ध्यान होना चाहिए। वेयर हाउसिंग इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग, राइट, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब से वो प्रोड्यूस होते टिल द टाइम ऑफ व्हाट, कंजम्पशन। लर्न हो गया क्या पहला लाइन, एवरीबॉडी। क्या सर, वेयर हाउसिंग कौन सा एक्टिविटी, इंडिविजुअल की ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है विद स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट, प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। पहला पॉइंट डन, एवरीबॉडी। यस और नो, अगर आया तो आंसर लिखते आएगा क्या, हाँ सर इस चैप्टर के बाकी के जस्टिफाई भी करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करने हैं। आई रिपीट, ये तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक आया है, इसके सारे क्वेश्चन एटलीस्ट मैं करा के दूं आपको समझे, लेकिन 4th चैप्टर के सारे जस्टिफाई एक बार वापस देख लेना। समझ में आ रहा है, यस सर। दूसरा पॉइंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस विच सपोर्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। सर 5 बिजनेस सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वन क्या, वेयर हाउसिंग। क्या कहा सर, चौथा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, 5 सर्विसेज में से इंश्योरेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज। दूसरा पॉइंट आपने लिखा, समझ में आया, वही से लाइन उठाया आपने। इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन सर्विस है, सर्विस एक्टिविटी है। इट परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन लाइक प्राइस स्टेबलाइजेशन, रिस्क बेयरिंग, फिनेंसिंग, ग्रेडिंग एंड व्हाट, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग। दोस्तों फटाफट ये लेक्चर को खत्म करना है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके देखो अपने जो 12th के लेक्चर है ओसीएम के, उतने अगर आपने देखे तो इधर मैंने प्रॉपर चीज बताई है कि सर कैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, कैसे फिनांस किया जाता है। अगर मैं समराइज फॉर्म में बताऊं, मेरा 1 करोड़ का अगर गुड्स मेरे कहां पे पड़े हुए, वेयर हाउस में, और मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए उस गुड्स के बिहाफ पे, देगा क्या, दे देंगे सर। मैं गिरवी क्या रखूंगा, मेरे गुड्स जो ड्यूरेबल है, राइट, बट ऑब्वियस पेरिशेबल नहीं होने चाहिए। वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो क्रिएट डैश डैश यूटिलिटी, टाइम एंड प्लेस, एंड हेंस वेयर हाउसिंग इज व्हाट, इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, समझा क्या, वेयर हाउसिंग इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है मालिक, समझा या, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, जस्टिफाई करो। फटाफट आगे बढ़ते हैं सर, चलो ध्यान दो, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जहाँ पे और मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे हम कर लेंगे। बिजनेस सर्विसेज क्या आर नेसेसरी, पहला सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, क्या लिखोगे, टेंजिबल की इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते वगैरह, ठीक है। तो पहला पॉइंट सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, ये कहीं पे भी इसका आंसर नहीं करके। दूसरा, दे आर नेदर मैन्युफैक्चर नॉर ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक, नाउ मतलब उसको हम ना ट्रांसपोर्ट स्टॉक वगैरह नहीं कर सकते। सिंस सर्विस कैन नॉट stored for future use, they are produced and what consumed simultaneously। अब क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सीख रहे हो क्या, एकदम क्विकली साइमल्टेनियसली ये दोनों काम चल रहे हैं। Unlike goods, no further possession or ownership takes place when services are sold, and sometimes it may be difficult to identify services since they are closely associated with goods। तो यस सर, बहुत बार हम सर्विसेज को डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज ये क्या हो जाता है कि सर्विसेज क्लोजली एसोसिएटेड है किसके साथ, सर गुड्स के साथ। जैसे कि मैंने कार दिया, लेकिन कार के बाद आफ्टर सेल, कार बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ता है, बराबर, जैसे वो उसका सर्विसिंग वगैरह करा के देना, तो अटैच होते हैं। लेकिन पॉइंट इज व्हाट, और उसका यहां पे लिख सकते हो क्या सर, आप एग्जांपल ऑफ सर्विसेज लिख सकते हो क्या सर, बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या सर्विस है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग, सो ऑन। एक आधा पॉइंट ऐड कर दो, लेकिन इसका ना एक बार सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं तो अच्छे से लर्न कर लो। सर कहाँ पे भी आंसर नहीं मिल रहा था बच्चों को, तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो पॉइंट हम लिख सकते हैं करके। सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट, क्यों सर, क्योंकि आप अपने और एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हो, बिजनेसेस का ग्रोथ होने में सर्विसेज का इंपॉर्टेंट रोल है। यस सर, विदाउट आपके जो इंपॉर्टेंट सर्विस है, जैसे वन ऑफ द सर्विस भी मैं हटा दो, बैंकिंग सर्विस हटा दो, क्या बिजनेस ग्रो कर पाएगा, नहीं मालिक। समझ में आ रहा है, अब सारे बिजनेस किस पे डिपेंड है सर, बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस एक्टिविटी में, समझ रहा है सर। लेकिन हमको टू द पॉइंट 4 मार्क्स के लिए है सर, 3-4 पॉइंट देखो, वर्स्ट टू वन सिनेरियो कुछ तो मार्क्स मिलने चाहिए, और हाँ अगर सब पॉइंट अच्छे से होते तो आउट ऑफ मार्क्स भी मिलेंगे, अगर आपका प्रेजेंटेशन और बाकी की चीजें कुछ गलतियां नहीं करते हो, सिली मिस्टेक तो। यस सर, आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे मालिक, मजाक मजाक में ध्यान दो, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 टाइम सिर्फ देखना है आपको। आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई सर, ध्यान दो, ये रहा आपका आंसर। सर, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन और स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज एजेंसी। सर और मैडम बिल्कुल शांति से इस लेक्चर को सुनिएगा, अगर लर्न करना है तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, अभी इधर उधर मत भटको। एवरीबॉडी यस हेलो, यहां पे देखो, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन और स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज एजेंसी। चलो बोले 1 सेकेंड, आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन और स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज एजेंसी। द नीड ऑफ आउटसोर्सिंग कैन बी एज फॉलो। तो पहले मीनिंग लिख देना भाई, और यहां पे हमको क्या पूछा था, आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट, भाई सर। आउटसोर्सिंग लिखने के बाद हम लिख रहे द सर्विस ऑफ all over the world are become highly specialized. There is a need for finely tuned skill to provided most of the specialized services. तो बट ऑब्वियसली बात है सर, जब हम आउटसोर्स करते हैं कोई एक्टिविटी, तो जो बंदा हमको सर्विस दे रहा है वो उस फील्ड में मास्टर होता है, स्किल लेबर होते हैं वो लोग, तो वो हमको बहुत ही सही ढंग से सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। क्या है सर, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है दुनिया में, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड फोकस ऑन व्हाट शोकेसिंग इट्स प्रोडक्ट एज वेल एज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अगर हम आउटसोर्स कर देते हैं तो वो बंदा जिसे हमने आउटसोर्सिंग किया हुआ है वो उसको उतना डिटेलिंग से करता है करके। मैंने मॉल का एग्जांपल दिया था, बहुत बार जब आप मॉल में जाते हो तो वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स दिखते हैं, तो क्या वो मॉल ने अपॉइंट किए होते हैं क्या, नहीं सर, वो पूरा का पूरा सर्विस एक एजेंसी को दे देते हो, राइट। और वो एजेंसी उन मतलब वो सारे स्टाफ अपॉइंट करती है, सैलरी वगैरह वही देगा, मॉल क्या देगा, उस पर्टिकुलर काम का वो एजेंसी को पैसा दे देगा करके। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म देना, ये काम किसका रहेगा, जिस एजेंसी ने उन स्टाफ को प्रोवाइड किया है, ठीक है। To achieve this, company has to concentrate on the core activity, hence there is a need to evaluate its other business process. सर अगर हमको ग्लोबल कंपटीशन में टिकना है तो एक बात याद रखो कि कंपनी ने हमेशा अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि सर एक चीज याद रखो, मैं पढ़ा रहा हूं, बराबर, मैं दिन के 8-8 12-12 घंटे टीचिंग कर रहा हूं, मैं पेपर्स ले रहा हूं। अगर दोस्तों मेरा कोर एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना,
पेपर चेक करना भी है, डेफिनेटली है, लेकिन अगर मैंने एक्सपर्ट जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको अगर अपॉइंट कर दिया, बराबर, जो पेपर चेक करके देंगे, हजारों पेपर होते हैं तो वो अगर चेक करेंगे, बट ऑब्वियस गलतियां बच्चों की निकालेंगे, कमेंट करेंगे, सारी चीजें वहां पे नोट डाउन करेंगे और बच्चों को वो पेपर दिए जाएंगे, बराबर। मेरा क्या हुआ सर, 8 घंटे लगे उन लोगों को सारे पेपर चेक करने को दिन के। अगर मैं वो खुद काम करता तो मेरा कोर एक्टिविटी पढ़ाने पे टाइम रहता क्या, नहीं, मैं तो वही करते रहता, तो मेरा मेन एक्टिविटी क्या हो जाता, हिल जाता। तो सर इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फोकस किया कोर एक्टिविटी पे, मैं पढ़ा रहा हूं, और पेपर चेकिंग एक्सपर्ट लोगों को जिनको बहुत ज्यादा मतलब मेरे जितना या मतलब जो नॉलेज है उन वो गलतियां निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया, हाँ, जिसको नॉलेज है उसको दिया, उसने अपना काम और परफेक्शन से किया। शायद मैं फटाफट चेक करता, नहीं, क्योंकि मेरे को दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करना था, बट इन लोगों ने क्या किया, एफिशिएंसी से काम किया। समझ में आ रहा है। द कंपनीज आउटसोर्स मेनी नॉन कोर एरियाज ऑफ द बिजनेस और फर्म दैट हैव स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्स वर्कफोर्स फ्रॉम to perform these activities. For example, company mostly outsource non-core activity as a canteen, sanitation, security so that they can focus on their core business activities. So example एक बार लिख देना वाले, शांति से पढ़ो, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग उस समझ के लिख पाओ, और एक बार कंसेप्ट समझा आउटसोर्सिंग का तो टेंशन नहीं रहेगा आपको, सारी चीजें इजीली खत्म होते जाएंगे। समझा? यस सर, ओके सर, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट और भी कुछ है क्या? नहीं सर, मालिक खत्म। आउटसोर्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके कुछ फीचर के जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट के कुछ पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन ना ओपन हो जाता है। पहले तो आपने जनरल आउटसोर्सिंग का मतलब बताया कि कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोर एक्टिविटीज पे ध्यान देना जरूरी है, कुछ इनोवेशन करना जरूरी है। वो अगर नॉन कोर एक्टिविटीज पे रह जाएगा तो एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। तो उस केस में आप जो स्पेशलाइज एजेंसी है, जिनको उस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको अपने नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दो, वो चीज अच्छे से करेंगे, आप अपनी कोर एक्टिविटी को फोकस करोगे और आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। दैट्स व्हाई आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर चेंजिंग, जस्टिफाई करो, क्या बताओ, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह के से बढ़ रहे या कम हो रहे, क्या हो रहा है बताओ। अगर आपको लगता है कि हाँ सर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहे हैं, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? लेट्स सी। पहला, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस फर्म हैव अंडरगोन ड्रास्टिक चेंज ओवर टाइम, तो उससे गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं करके, तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है टाइम के साथ। अर्लियर बिजनेसेस वर व्यूड जस्ट एज प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले ऐसे देखा जाता था कि बिजनेस का काम क्या है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने का। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नाउ लेकिन अभी दे एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अब उनको देखा जाता है, गुड्स एंड सर्विस तो दो ही, लेकिन आपको जब जब सोसाइटी को आपकी जरूरत पड़ेगी तब तक मदद को भी आना चाहिए। मालिक इस चैप्टर में से जो 6 चैप्टर है उसमें से अगर मैं आपको एक बात कहूं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एमसीक्यूज भी है आपके क्वेश्चन बैंक में, और मैंने चैनल पे भी पूछा था, बहुत बच्चों ने गलती की। कितना परसेंट कंपलसरी प्रॉफिट का देना है? 2%, लेकिन वो स्पेसिफिक कैटेगरी में आना चाहिए कंपनी, जहां पे तुमको टर्नओवर का लिमिट दिया है, नेटवर्थ का लिमिट दिया और प्रॉफिट का भी लिमिट दिया। एक बार वो देखना, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो 3 फाइनेंशियल ईयर का है, उतना गरीबों को, सोसाइटी के लिए कंपनी ने उतना काम करना ही चाहिए, ठीक है। बिजनेसेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर एंड हिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स चेंजिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो बिजनेसेस को ये एक मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो सोशल वेलफेयर, जो सोशल एक्टिविटीज है, वहां पे भी बिजनेस ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मालिक कोरोना का टाइम जैसे फर्स्ट वेव आया था, तब रतन टाटा जी ने कुछ तो 1500 करोड़ या उतने पैसे दिए थे। क्या सर बिजनेस है और उन्होंने हेल्प किया कि नहीं किया? हाँ सर, महिंद्रा ने कुछ हेल्प किया। तो ये जो जितने ग्रो हो रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया उस चैप्टर में कि बिजनेस आइसोलेशन में नहीं रह सकते। वो क्यों इतना बढ़ रहे? क्योंकि उनको हम जैसे कंज्यूमर्स मिल रहे हैं। तो जब बात वेलफेयर की आएगी, जब बात कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की आएगी, जब आम बोलते जनता की बात आएगी, जब उनको जरूरत होगी, तो बिजनेसमैन ने आगे आना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए। मालिक समझा? 4-5 पॉइंट है सर, कुछ भी ज्यादा नहीं है, ये 8 मार्क्स तो आपके डेफिनेटली डन होने ही चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग, सर
टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन है, अग्री हो जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई कर दिया। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस फर्म हैव अंडरगोन ड्रास्टिक चेंज ओवर अ टाइम, पहला पॉइंट। अर्लियर बिजनेस व्यूड एज जस्ट प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन आफ्टर नाउ दे एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिसाइड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उन्होंने बिहेव करना चाहिए, काम करना चाहिए या कर रहे हैं। और बिजनेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉर सोशल वेलफेयर। सर केरला में पिछली बार बाढ़ आ गई थी, बहुत सारे बिजनेस ने वहां पे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया था, समझ में आ रहा है? यस सर, यस मालिक। चलो ये हो गया 11th क्वेश्चन। 12th, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। ये 6 चैप्टर, कुछ बच्चे ये भी छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हो? ये वाले क्वेश्चन तो कर लो, एटलीस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करने हैं। जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो ना, याद रखो ऑब्जेक्टिव्स छोड़ने नहीं है, पहली बात तो छोड़ो ही मत। लेकिन 20 मार्क का सवाल है, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया आपको। या चलो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। पढ़ते मालिक। टेंशन लो मत दोस्तों, आराम से करो, एक बार आप पढ़ लोगे तो भी चलेगा। लेक्चर देखा तो क्या होता है सर, 1.5 की स्पीड पे भले देख लो, तो एक बार वो मतलब एक बार कान पे वो चीजें पढ़ती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार चलो मतलब ना, यस कि हो जाता है करके वो फटाफट। समझ रहा है एवरीवन? यस, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इसका और एक कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ तो आपके पास है, यस और नो, आपने डाउनलोड कर ही ली होगी पीडीएफ। सो यहाँ पे इतना एक पैराग्राफ से पढ़ लेना कि प्राइम मोटिव बिजनेस का है कि प्रॉफिट मेकिंग है। हाउएवर अंडर द फ्लोरिश इन द लॉन्ग टर्म बिजनेस रिक्वायर क्या सपोर्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, दस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एक्ट एज द बेस्ट इंटरेस्ट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। बिजनेस पॉलिसी शुड प्रमोट एन एथिकल बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेट्स लर्न अबाउट, ठीक है ये तो जान दो, लेकिन ये एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो मालिक। समझ में आया? यस सर, ऊपर का लिखा तो भी चलेगा। यस ओके सर, अब एक काम करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। दो बातें यहां पे याद रखो सर, ये जो किया ना, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, इसी आंसर को आप लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जो पैराग्राफ हमने किया ये यहां पे लिख सकते हैं। क्यों सर, वो भी आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट। सर आप देखो, पहले ये बताना कि प्राइम मोटिव तो क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कमाना, ये ऊपर भी लिख सकते हो, राइट? लोगों के एक्सपेक्टेशन चेंज हुए, वो भी ठीक है सर, ये एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, लेकिन पहले 5 पॉइंट लिखो टाइम मिले तो। लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, कौन सा, दिस वन, इंटरेस्ट ग्रुप पता है ना आपको कौन कौन है, बोलो तो? एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, उसके बाद आपके जो स्टेक होल्डर, जिन्होंने आपके इन्वेस्टर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी, एंड सो ऑन। ये क्यों करना पड़ता है सर? ये आंसर भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो सर इतना याद रखो, ये पैराग्राफ इतना पढ़ लेना, आने के चांसेस कम है इस चैप्टर में से, बट आ गया तो कंपनी क्या सर, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन सर इन ऑर्डर टू फ्लोरिश, अगर लॉन्ग टर्म बढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट है, मतलब जितने भी उसके बोलते हैं ना सराउंडिंग में लोग हैं, उन सबका ख्याल रखना पड़ेगा। दस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एक्ट एज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। बिजनेस पॉलिसी शुड प्रमोट द एथिकल बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए आप लोग अगर लिखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर क्या है सर, कि वो उनको प्रॉपर रिटर्न दे। गवर्नमेंट के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रॉपर टाइम पे टैक्सेशन दे, कुछ भी फ्रॉड वर्ड ना करे, ठीक है सर। उसके बाद जो भी उनके इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉइज का है, एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरी दे, अच्छे ट्रीटमेंट करे, प्रमोशन वगैरह करे। समझ में आ रहा है? तो एक एक लाइन में आपने सारे इंटरेस्ट ग्रुप की भी बात लिखी ना, तो भी चलेगा। आई होप मैंने आपको एक बेस दे दिया। सर 6 चैप्टर पूरा मत लर्न करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड मेड हेडिंग तो होगा, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, फलाना देखना, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा तो भी आपका काम बनता है। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में ये सारे लोग आ जाते हैं करके। ओके